Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटिन्यू करेंगे. चलिए, तो कल लेक्चर के एंड में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और साउंड वेव में क्या फ़र्क है. चलिए, ओके. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो नेचर में क्या होती हैं? ट्रांसवर्स. दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर. और ये जो साउंड वेव होती है नेचर में क्या होती हैं? दीज वेव्स आर longitudinal waves. Then second, about electromagnetic wave, they do not require any material medium for their propagation. Electromagnetic wave do not require any material medium for their propagation. That is, they can travel through vacuum. So vacuum से भी ये process हो सकती हैं, pass हो सकती हैं. Actually about sound wave, they require a material medium for their propagation. Okay, so they cannot travel through the vacuum. ये vacuum से pass नहीं हो सकती हैं, इनको material medium चाहिए. Third point, in these waves the electric and magnetic fields oscillate in mutually perpendicular planes, also perpendicular to the direction of the wave. Thus these waves are produced due to the oscillation of electric and magnetic field. बता ही चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन से ये जो वेव्स होती हैं बनती हैं. ओके, और दोनों वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर ये वेव्स पास होती हैं. बट इन द थर्ड साइड, द मैकेनिकल वेव्स और साउंड वेव्स, दिस टाइप ऑफ वेव्स द मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वेव. इसमें मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट करता है. In these waves, the medium particle oscillate along the direction of the travel of the wave. Thus, these waves are produced due to the oscillation of the particle of the medium. Then, fourth point, the electromagnetic waves travel in vacuum or air with a very high speed, 3 into 10 to the power 8 meter per second. That is called speed of light. But sound wave depend on the temperature. मीडियम टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती हैं. और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर में जो स्पीड होती है साउंड वेव की, दैट इज इक्वल टू 320 मीटर पर सेकेंड. फोर्थ या फिफ्थ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन. अब पोलराइजेशन पे ज्यादा परेशान मत हो. अभी मैं आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, तब मैं आप लोग को बताऊंगा कि पोलराइजेशन होता क्या है. ठीक है ना, डिटेल में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा. सो डोंट टेक एनी वरी. इतना जान लो कि बस ये इसमें पोलराइजेशन इवेंट होती है और साउंड वेव में नो पोलराइजेशन. क्योंकि पोलराइजेशन इसलिए होता है क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं. ओके, इसलिए इनमें पोलराइजेशन नहीं होता है. दीज वेव डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन, साउंड वेव. ओके, सो ये कल जो लास्ट में टॉपिक था उसे बड़ा जल्दी कंप्लीट किया था, आज थोड़ा डिटेल में कर दिया. अब आगे का टॉपिक पढ़ते हैं. चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड प्रोपगेशन. अब आइए थोड़ा इसकी ऐतिहासिक दृष्टि डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोग्रेस कैसे हुई है. तो द हिस्ट्री ऑफ, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो ये टॉपिक आएगा तो नहीं एग्जाम में, ये बस अपने एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, अपना चैप्टर को लेके टेस्ट बढ़ाने के लिए अपन इसको पढ़ देते हैं, हिस्ट्री. तो क्या हिस्ट्री है भैया? हिस्ट्री ये है कि सबसे पहले 1865 में कौन? क्लार्क मैक्सवेल. Clark Maxwell on mathematically background
assume that an oscillating charge produces the electromagnetic wave of the frequency equal to the frequency of the oscillation of the charge. कल बताया था. उसके बाद आते हैं हर्ट्ज. 1888 में. ये तो फॉर्मूले बना के साहब चले गए, बता के कि एक प्रोपाउंडेशन करके, प्रतिपादित करके, रूल्स बना के चले गए कि ऐसा ऐसा होता है. मगर लेबोरेटरी में पहली बार हर्ट्ज ने काम किया. हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट जिसने EM वेव को एस्टेब्लिश करके दिखाया. इन 1888 हर्ट्ज experimentally found that an oscillating electric charge produced the electromagnetic wave. हर्ट्ज ने वेव को प्रोड्यूस करके दिखाया. The wavelength of these waves were nearly 5 मीटर. तो 5 मीटर की वेवलेंथ को, 5 मीटर की वेवलेंथ वाली, मेरा ये बोर्ड कितने मीटर का है? लगभग 1 मीटर का है. तो जो वेव बनाई हर्ट्ज ने, उसकी वेवलेंथ कितनी थी? 5 मीटर. मतलब ऐसे 5 बोर्डों को मिला के एक वेव बन रही थी. एक वेव का मतलब होता है ये. तो हर्ट्ज ने जो वेव बनाई थी वो बहुत लॉन्ग वेव थी, लंबी वेव थी. देखो अगर मैं 1 मीटर में वेव बनाऊं तो मेरी 1 मीटर की वेव कैसी बनेगी? देखो ये 1 मीटर की वेव यूं होगी. ये मेरा बोर्ड लंबाई 1 मीटर है तो ये 1 मीटर की वेव होगी. तो अगर हर्ट्ज की वेव देखोगे तो ऐसी वेव गई थी 5 मीटर लंबी वेव. एक वेव, वन वेव है ना, बड़ी वेव. तो ये हर्ट्ज ने पहली बार 1888 में लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके इस वेव को दिखाया कि देखो EM वेव एग्जिस्ट कर रही है. ओके. सो द वेवलेंथ ऑफ दीज वेव आर नियरली 5 मीटर. अब इसके बाद आते हैं 1895 में. Indian scientist Jagdish Chandra Bose experimentally produced the electromagnetic wave of the wavelength of rays 25 millimeter to 5 mm nearly. हाँ भाई ये देखिए. 25 mm से लेके 5 mm की वेव, 25 mm से लेके 5 mm की वेव प्रोड्यूस करी. तो 5 mm कितना होता है आपका? जो 1 सेंटीमीटर होता है इतना, 1 सेंटीमीटर अप्रोक्स इतना होता है. इसके 10 हिस्से कर लो, मान लो ये 10 हिस्से हैं, तो 5वां हिस्सा कहाँ है? यहाँ है. तो 25 mm से लेके 5 mm, मतलब इतनी लंबी वेव. लंबी क्या बोलूंगा इसको, तो बहुत छोटी बोलना चाहिए. इतनी छोटी वेव को प्रोड्यूस करके दिखाया. ये वाली छोटी सी, इतनी छोटी, इतनी साइज की EM वेव को प्रोड्यूस करके दिखाया. किसने? JC बोस ने. ठीक है. 25 mm का मतलब क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर. 25 mm का मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर. तो 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के 5 mm मतलब और छोटी है ना. 5 mm मतलब 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर. इतनी छोटी वेव बना करके दिखाई JC बोस ने. ठीक है. देन ये तो 1895 का चमत्कार था. देन उसके बाद में कौन आते हैं? 1899. एक और महान साइंटिस्ट कौन थे? मार्कोनी. Marconi in 1899 Marconi could send the electromagnetic waves up to a distance of 50 किलोमीटर. हाँ भैया, तो मार्कोनी ने वेव को प्रोड्यूस तो किया, साथ ही सेंड किया. कितने किलोमीटर तक? 50 किलोमीटर तक इन्होंने वेव को भेजा. जाओ. अभी तक लोगों ने प्रोड्यूस किया था, अब इसने मार्कोनी ने वेव को सेंड करना शुरू किया. सेंड कैसे होती है वेव? एंटीना लगा करके. एंटीना लगा करके वेव को आउट कर दो तो वेव सेंड हो जाती है. और ये वेव फिर आपके 50 किलोमीटर बैठे हुए रिश्तेदार को मिल जाती है. वहाँ पे भी एंटीना लगाना होता है. ये एंटीना जो यहाँ से वेव निकलती है इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना. और आपके रिश्तेदार को यही आपकी आवाज़ जो सुननी है उसको लगाना पड़ता है रिसीविंग एंटीना. तो यही वेव जा करके उनके एंटीना से टकराती है और आपकी आवाज़ वापस से रिप्रोड्यूस होती है. ठीक है ना. धीरे धीरे सब समझ में आएगा.
Then in 1899, Marconi could send the electromagnetic wave up to a distance of nearly 50 km by transmitting them through an antenna. Thus, Marconi discovered the method of long distance transmission of the electromagnetic wave. जी हाँ, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन का जो श्रेय जाता है खोज निकालने का कि वेव्स को बहुत ही लंबी दूरी पर ट्रांसमिट कैसे किया जाए, इस टेक्नोलॉजी को जो श्रेय जाता है खोज निकालने का, ये जाता है किसको? मार्कोनी को. ओके, दस मार्कोनी डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब चलिए, तो ये था एक ओवरव्यू, यहाँ तक खोजें चली हैं, है ना. यहाँ से मेनली शुरुआत हुई थी, एक हिस्ट्री थी. सो नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट डन बाई हर्ट्ज. सो टर्म एड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट क्या था जो हर्ट्ज ने निकाली थी वेव. ओके, मैंने बताया था सबसे पहले हर्ट्ज ने वेव को प्रोड्यूस किया था लेबोरेटरी में. ओके, सो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट देखते हैं. 5 mm की उसने वेव, 5 मीटर की उसने वेव प्रोड्यूस करके दिखाई थी, 5 मीटर वेव लेंथ की. आइए देखते हैं. तो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्चुअली प्राइम नीड क्या, अपनी प्राइम नीड है इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को ऑसिलेट कराना. What we want actually to produce a electromagnetic wave, our prime need is to vibrate the electron or to oscillate the electron. Okay, because only oscillation of electron can only produce your EM waves. So हमें कुछ भी करके इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट कराना पड़ेगा. ये काम हर्ट्ज ने किया. बट हाउ ही हैज कैरीड आउट दिस, लेट्स सी. हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. सो मेक द टॉपिक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. ओके, the arrangement of the Hertz experiment is shown in figure 12.2. I am showing here you figure that will show you the Hertz experiment apparatus, necessary diagram. First block, this is called, guys, induction coil. Induction coil. Induction coil, there are windings. This is first is primary winding and second is secondary winding. ना पूछोगे सर ये वाइंडिंग इंडक्शन कॉइल का यूज क्यों होता है? भाई इसका काम होता है टू जनरेट हाई वोल्टेज. टू जनरेट हाई वोल्टेज. इट्स सिंपली ए ट्रांसफार्मर यार. एंड ट्रांसफार्मर, यू नो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में जनरेट करेगा. ओके, ऑल्टरनेटिंग हाई वोल्टेज को जनरेट करेगा. यस, सो ये हाई वोल्टेज जनरेट करेगा. दिस इज प्राइमरी कॉइल, नेम इज PP एंड दिस इज SS. ओके, अब इसके बाद दो ऐसा लीजिए और इसके बाद एक काम करिए, यहां पे जाके यस, ओके, ये बन गया. Yes, this is receiver called detector. Type of receiver is, you also can say it receiver, but it is detector. वेरीफाई करने के लिए कि वेव यहाँ पे जनरेट हुई है. S1 डैश, इसको बाद में लिखेंगे, डॉट डॉट पहले बना. Yeah, so this is the typical setup that is Hertz used, that was Hertz used, okay, to perform his experiment. So let's talk about this. The arrangement of the Hertz experiment is shown in the given figure on your board. There are two metallic spheres S1 and S2 are separated by nearly 2 to 3 centimeter. See here, there are the two metallic spheres. दो स्फीयर थे मेटल के गोले, balls. इनके बीच की जो दूरी थी वो थी 2 से लेके 3 सेंटीमीटर. कितनी दूरी थी?
बहुत कम दूरी होती है 2 से लेके 3 सेंटीमीटर, मतलब एग्जैक्टली वही दूरी जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, बल्कि और कम थोड़ी सी। तो इन गोलों को बड़ा कर दो तो दूरी कम हो जाएगी। ये लो, भाई वास्तव में गोले थे भी बड़े। सो नाउ इट इज बिकम reduced 2 to 3 centimeter, yes or no? So there are two metallic spheres S1 and S2 are separation by 2 to 3 centimeter. These spheres are connected to the two metallic plates P1 and P2. Overhead you can see the two metallic plates P1 and P2. Yes or no? Yes, sir. The plates P1 and P2 are placed at a separation of 60 centimeter. Yes, the gap between these two plates is 60 centimeter. So what is the gap between these two plates? 60 सेंटीमीटर। समझ गए ना? 1 मीटर से थोड़ा सा कम है ना, मतलब यहां से लेकर के यहां तक, हाँ 60 होगा। 30 सेंटीमीटर की 2 स्केल आ जाएंगी इसके अंदर। जो मेरा स्केल बड़ा वाला है उसके 2 स्केल आ जाएंगी, तो 60 सेंटीमीटर का गैप है, राइट। These plates form a condenser. Yes, ये प्लेट क्या बना रही है बेटा? कैपेसिटर बना रही है। यू ऑल नो कि भाई कैपेसिटर में होता क्या, 2 प्लेटें ऐसी होती हैं, एक दूसरे के सामने रखी होती हैं। सो ये जो प्लेटें हैं ये क्या बना रही है? दीज आर फॉर्म कंडेंसर और इक्वल कैपेसिटर। दीज प्लेट्स फॉर्म कंडेंसर और कैपेसिटर एट ऑफ वेरी लो कैपेसिटी, ऑफ वेरी लो कैपेसिटी। वाई इट इज लो कैपेसिटी? डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, ओके। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। हाँ, तो लो कैपेसिटर का कैपेसिटर बनाती हैं। तो ये जो प्लेट्स हैं ये लो कैपेसिटी का कैपेसिटर फॉर्म करती हैं कि इसमें कम कैपेसिटी का एक कैपेसिटर बन जाए। ओके, सो दीज प्लेट फॉर्म अ कंडेंसर ऑफ वेरी लो कैपेसिटी। सेकेंड, द स्फीयर S1 एंड S2 आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल S, S ऑफ सेकेंडरी ऑफ एन इंडक्शन कॉइल C। ये इंडक्शन कॉइल C है। ये जो S1 है ये देखो इससे कनेक्टेड है कि नहीं है? कॉइल के आउटपुट से S1 भी कनेक्टेड है, और ये जो S2 है ये भी तो कनेक्टेड है। तो S1 और S2 जो है ये कनेक्टेड है किसके? इंडक्शन कॉइल के सेकेंडरी वाइंडिंग से, सेकेंडरी टर्मिनल से S1 और S2 कनेक्टेड है, ओके। थ्रू विच अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट कैन बी अप्लाइड बिटवीन द स्फीयर। अब यहां पर यदि सम टाइम इट इज प्लस है तो इस समय कहीं पे क्या होगा? माइनस होगा। तो बेटा इन दोनों के बीच में यहां जो वोल्टेज अप्लाई होगा लगभग 10,000 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई होगा। 10,000 वोल्टेज का, मैंने कहा था हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में, इन 2 पॉइंट्स के बीच में, तो 2 पॉइंट स्फीयर से जुड़े हैं तो स्फीयर के बीच में भी उतना ही वोल्टेज आएगा। तो दोनों स्फीयर के बीच में कितने वोल्टेज आ गया? 10,000 वोल्ट। यस, तो 10,000 वोल्ट का दोनों के बीच में वोल्टेज आ गया। Can be applied between the sphere as a result of high potential difference between the sphere in the air in between them gets ionized। यहाँ पे इतना ज़्यादा वोल्टेज है कि यहाँ की जो एयर है वो क्या हो जाएगी? आयोनाइज हो जाएगी। क्या हो जाती है? आयोनाइज। तो एयर जब भी आयोनाइज होती है तो 2 आयन बनते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक क्या? नेगेटिव आयन। आयोनाइज हो जाएगी। And air getting ionized and conduction started between the sphere S1 and S2। तो यहां पर जो है जैसे ये एयर आयनाइज होगी, आयनाइजेशन का मतलब बेटा चार्ज पार्टिकल अलग अलग हो गए, एंड दीज चार्ज पार्टिकल आर रेडी टू फ्री टू मूव। सो क्या होगा बेटा? इन दोनों के बीच में कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? कंडक्शन। तो ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज कंडक्शन। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आर्क जैसा मैंने बनाया है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंडक्शन। सो कंडक्शन स्टार्टेड because air getting ionized, charge particle are available, positive and negative charge particle are available, so conduction being started। समझ में आया? yes sir। conduction started conduction starts between the sphere S1 and S2 due to which electromagnetic wave of high frequency are emitted। तो conduction start होगा तो चार्ज पार्टिकल क्या होंगे बेटा? एक्सेलरेट हो जाएंगे। एक्सेलरेट होंगे तो वही कल की पूरी रामायण क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होगी? इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इस तरफ, राइट साइड, इस तरफ बाहर की तरफ जाएगी, राइट साइड होके। ओके, क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर गई वेव। अब डिटेक्टर की बात करते हैं। इन फिगर दिस
capital D is this is known as capital D. Capital D is a detector. Capital D is a detector which is placed such that the variable magnetic field produced due to the variable electric field between sphere S1 and S2. इसको कुछ ऐसा रखा जाता है कि S1 और S2 के बीच में लगे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड था 10,000 वोल्ट का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो एकदम इसको परपेंडिकुलर आकर के अटैक करे. लिसन वंस अगेन. Detector D which is placed such that the variable magnetic field produced due to the variable electric field between the spheres S1 and S2 is perpendicular to the plane of the detector. मैंने बताया था जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेन को परपेंडिकुलर आके काटता है तो उस समय मैक्सिमम फ्लक्स कटता है और ईएमएफ मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है. तो यहां से जाकर के ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको अगर परपेंडिकुलर प्लेन में जाकर के इस कॉइल को इंटरसेप्ट करेगा तो क्या होगा, तो उस कॉइल के अक्रॉस मैक्सिमम ईएमएफ डेवलप होगा. मतलब वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा. जैसे इन स्फीयर के बीच में हाई वोल्टेज आ रहा था तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी हाई वोल्टेज आएगा. अब जब ये हाई वोल्टेज आएगा तो यहाँ की भी एयर क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी. आयोनाइज हो जाएगी तो स्पार्क होने लगेगा. यस. आगे पढ़ता हूँ. Yes. So D is the detector which is placed such that the variable magnetic field produced due to the variable electric field between the sphere S1 and S2 is perpendicular to the plane of the detector. Due to this variable magnetic field, a variable electric field is produced between the sphere S1 dash and S2 dash. Due to the variable changing magnetic field, there is a electric field is produced and S1 dash and S2 dash of the detector which produce a spark between the spheres S1 and S2. और होने वाला जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उस ईएमएफ की वजह से यहाँ की भी एयर आयोनाइज हो जाएगी और यहाँ आपको क्या दिखाई देगा बेटा, स्पार्क दिखाई देगा. यार इतना क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर एनर्जी थी और वो स्पार्क यहाँ से यहाँ हो रहा विदाउट एनी फिजिकल कनेक्ट. कोई यहाँ पे करंट वायर समथिंग, देयर इज नथिंग एंड वी हैव सीन देयर इज अ स्पार्क. This means there is some energy has been conveyed. Okay, some energy already is traveled. Okay, तभी तो energy यहाँ पे travel हुई है. तो what type of energy this is? This energy being travel in the form of wave. Obviously this is called electromagnetic wave. Okay, तो ये electromagnetic wave का travel होना था. थोड़े से और इसमें उठा पटक और किए इस experiment में. Okay, So a variable electric field is produced between the spheres S1 dash and S2 dash of the detector, which produces a spark in between the spheres S1 dash and S2 dash. Okay, so यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये स्पार्क यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आ गया, मीन्स कुछ ना कुछ तो है. Hertz in his experiment found that if the gap between the sphere S1 dash and S2 dash of the detector is normal to the gap between the spheres S1 and S2, no spark is produced. Then no spark is produced between the sphere S1 dash and S2 dash of the detector. But if these gaps are parallel, the spark is produced. This concludes that the electromagnetic waves so produced are polarized. ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात हो गई. अब इसको समझो. इसका कहना है कि हर्ट्ज ने अगर ये जो गैप था बेटा ये जो दो गैप दिख रहे थे इसको इसने इस रिंग को पकड़ के, इस डिटेक्टर को पकड़ करके ऊपर और नीचे किया. सो व्हेन ही स्लाइड डाउन और स्लाइड अप दिस वन, देन ही फाउंड दैट एट ए पर्टिकुलर कंडीशन द स्पार्क इज मैक्सिमम. एंड अगर ये इसको नीचे ला रहा था या इसको ऊपर ला रहा था तो स्पार्क नहीं हो रहा था. समझ गए ना. सो लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट अबाउट इट दैट देयर इज ए इफेक्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव कॉल्ड पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन इफेक्ट होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके ओके. सो बट इफ दीज गैप्स आर पैरेलल a spark is produced. This concludes that the electromagnetic waves so produced are polarized. तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं वो पोलराइज हुआ करती हैं, है ना. एक इफेक्ट होती है पोलराइजेशन. डोंट वरी, हम इसको डिस्कस करेंगे. हर्ट्ज कुछ प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ 5 मीटर. हर्ट्ज ने इस तरीके से 5 मीटर वेवलेंथ वाली वेव जो थी प्रोड्यूस कर ली थी. ठीक है.
by this experimental arrangement. So note it down, this was the Hertz experiment. बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था, एग्जाम में आता है, नोट करिए इसको. चलिए, तो हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के बाद ये एक्सपेरिमेंट हुए थे और भी आपको मैंने बताया था, बोस ने किया था, मार्कोनी किया था. तो चलिए बोस का एक्सपेरिमेंट सुन लेते हैं. तो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट किस ईयर में हुआ था भाई? अभी मैंने बताया था ना आपको, 1888 में, 1865 में. यस, 1865 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, 1865 में. ओके. अब 1865 के बाद फिर मार्को इसमें अपने बोस ने किया था 1890. हर्ट्ज का 1888 में, सॉरी बेटे बच्चों, 1888 में, नॉट 1865 में. तो मैक्सवेल की थ्योरी आई थी. 1888 में हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था और 7 साल बाद मतलब 1895 में एक्सपेरिमेंट किया था जेसी बोस ने. अब जेसी बोस ने आफ्टर नियरली 7 years फ्रॉम द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इन 1895 जगदीश चंद्र बोस, एन इंडियन साइंटिस्ट, could succeed to produce electromagnetic wave of the wavelength 25 millimeter to 5 millimeter nearly. मतलब और छोटी वेव उन्होंने बना करके दिखाई. उसने कितनी बनाई थी? 5 मीटर की. और जेसी बोस ने 25 मिलीमीटर मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर से लेके 0.5 सेंटीमीटर की और छोटी वेव बना करके दिखाई. Could success produce the electromagnetic wave of the wavelength 25 millimeter to 5 millimeter nearly in his laboratory. Apart from this, he also succeed in transmission of electromagnetic wave up to a distance of 1.5 किलोमीटर. और इसके अलावा वो इस वेव को 1.5 किलोमीटर तक भेज पाने में सक्सेस हो गए. मतलब जो इलेक्ट्रिक स्पार्क था वो 1.5 किलोमीटर की दूरी में भी कन्वे कर सकते थे. समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया. देन इसके बाद आते हैं मार्कोनी का एक्सपेरिमेंट. मार्कोनी कब आते हैं? 2 साल बाद, 1899 में. बोस के 2 साल बाद मार्कोनी का एक्सपेरिमेंट होता है. मार्कोनी ने क्या किया सुनो. in 1899 Marconi in his experiment found that if the arrangement of the Hertz experiment one of the plate P1 and P2 is connected to the antenna and the other plate is earth, then electromagnetic wave generated between the sphere can be sent to the distance of many kilometers to receive these waves at a long distance. One of the sphere S1 dash and S2 dash of the detector is also connected to the antenna and other sphere is earth. Marconi could succeed to transmit the electromagnetic waves up to a distance of nearly 50 km by using this method. तो मार्कोनी ने ये कहा कि यार अगर आपके पास मार्कोनी हर्ट्ज के सेटअप को एक प्लेट को आप ग्राउंड कर दो और एक प्लेट को आप एंटीना बना दो, और सिमिलरली इसको 50 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी रख दो इस आपके डिटेक्टर को, और डिटेक्टर के एक स्फीयर को अर्थ कर दो और दूसरे प्लेट को क्या बना दो? एंटीना. तो बेटा ये काम करता है, ये जो एंटीना ये काम करने लगेगा ट्रांसमिटिंग एंटीना का, और ये काम करने लगेगा रिसीविंग एंटीना का. और यहाँ से जो वेव आपकी निकल रही थी यही वाली वेव यहाँ से ये जाएगी और ये रिसीविंग एंटीना इसको रिसीव करेगा. ठीक है ना? ये रिसीविंग एंटीना इसको रिसीव करेगा. तो ये थे तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट. बट इसमें एग्जाम में जो हमारे सिलेबस में आता है वो दैट इज हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज का. चलिए अब आगे पढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. डालिए हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. वी गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Properties of EM waves. Some of the important properties of EM waves are given below. Yet now we have already read some properties of electromagnetic wave. बहुत सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ के आ गए हैं, बट एक पूरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं एक साथ. फर्स्ट, so these waves are produced from the accelerating electric charge. सर कान पक गए सुन के, याद हो गया ये तो है ना. These waves propagate through the oscillation of mutually perpendicular vibration, electric and magnetic field. The direction of propagation of waves is perpendicular to these fields. Both the fields are in same phase and are in the same frequency. रुला दो सर, सुला दो, दोनों याद हो गए. Then the third point. These waves can propagate even through vacuum. Remember these medium is remember that medium is necessary for the propagation of sound wave.
बट हियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसी मीडियम की जरूरत नहीं है. द साउंड वेव्स आर द मैकेनिकल एंड और कॉल्ड इलास्टिक वेव. मैकेनिकल वेव का ही दूसरा नाम क्या होता है? इलास्टिक वेव. बट ईएम वेव ना मैकेनिकल वेव है ना इलास्टिक वेव है. ओके तो ये साउंड वेव जो होती हैं उनको इलास्टिसिटी और मीडियम की जरूरत पड़ती है, बट ईएम वेव्स को किसी भी प्रकार की मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट fourth point, the speed of the electromagnetic waves in vacuum is the speed of light, that is equal to 3 into 10 की power 8 meter per second. If mu naught and epsilon naught respectively the magnetic permeability and the electric permeability of the free space, then C is equal to 1 upon under root mu naught into epsilon naught. Okay है ना, mu naught into epsilon naught. The speed of the electromagnetic waves in a medium, the speed of the electromagnetic waves in a medium, मैंने बताया था v normal equals to होता है 1 by simply mu into e. याद है? Where mu and e are the absolute mu क्या है? Absolute permeability of the medium and epsilon is the absolute permittivity of the medium. ठीक है ना? Yes, 6 point. These waves are unaffected by the electric and magnetic fields. That is, they have no charge. हाँ, ये आई नई बात. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, आप इनको चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ चाहे आप इनको मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एक्शन से ये क्या होती हैं? अनडेविएटेड. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क किनको पड़ता है बेटा? फर्क पड़ता है उन वेव्स को जो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं. जैसे कैथोड रे, एग्जाम्पल की बात करूं, कैथोड रे. तो जो कैथोड रे होती है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है. तो अगर आप प्लस प्लेट नीचे की तरफ लगाते हो तो लालच खा करके ये पार्टिकल यहाँ भागे आते हैं. अगर नेगेटिव प्लेट लगाते हो तो ये दुश्मनी से ऊपर भाग जाते हैं. क्लियर हुआ ना? नोट करो. सो बाय द इफ वी आर गिविंग हियर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई असर नहीं पड़ता बिकॉज वो पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी है. हाँ, जो पार्टिकल वेव होती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जैसे कैनॉल रेज होती हैं, अपनी कैथोड रेज होती हैं, है ना, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है. नेक्स्ट अगली बात करते हैं. These waves are travel in a straight line in vacuum. हाँ भाई, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं वैक्यूम में. These waves are travel in a straight line in vacuum. Next, 7th point, 8th point. These waves are transverse in nature. Remember the sound waves in air are longitudinal in nature. तो पहले ही बता चुका हूँ भाई कि ये ट्रांसवर्स होती हैं and they are moving in the form of crust and trough. याद आया? Okay. हाँ, यस. नेक्स्ट 9th पॉइंट, दीज वेव एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन. हाँ, ये लिखिए बेटा, लिखो, दीज वेव्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन. ईएम वेव्स जो होती हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखाती हैं? रिफ्लेक्शन. दीज वेव्स एग्जिबिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकेंड इज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, polarization, diffraction. Okay, so these waves exhibit the properties of reflection, refraction, interference, diffraction and polarization. Yes, ये वेव ये प्रॉपर्टीज दिखाती है. साउंड वेव के बारे में बता देता हूं आपको मैं. साउंड वेव रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन दिखाता है, मगर साउंड वेव उल्टा हो गया, डिफ्रैक्शन दिखाता है, पोलराइजेशन नहीं दिखाता. नहीं, पोलराइजेशन नहीं दिखाता क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है. लॉन्गिट्यूडनल वेव कभी पोलराइजेशन नहीं दिखाती है. साउंड वेव की बात कर रहा हूँ. ईएम वेव तो सब दिखाती है, ए बी. ईएम वेव में आपको सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, बट साउंड वेव में आपको एक कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा. डन. So these waves exhibit the properties of reflection, refraction, interference, diffraction and polarization. And remember that sound wave do not exhibit the properties of polarization, property of polarization. So एक learning fact है, ये याद कर लेना. Come to the next property. Point number 10. At each point of the propagation of the wave, the ratio of amplitude of the electric and magnetic field is equal to the speed of the light of the wave. मैंने ही बताया था क्लार्क मैक्सवेल का रिलेशन, C is equal to E naught by B naught. At each point of medium,
10th point, 10th point. At each point of the propagation of the wave, मीडियम की बात मत करो क्योंकि EM वेव है, तो प्रोपोगेशन वेव के किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी आपको अगर स्पीड ऑफ वेव चाहिए तो C इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड E नॉट अपॉन B नॉट, इनका रेशियो C होता है. At each point of the propagation of the wave, the ratio of the amplitude of the electric and magnetic field is equal to the speed of the wave. This is equal to C. 11th point. 11th point. These waves carry and energy and momentum. लिखो बेटा. These waves carry energy and momentum. तो ये जो वेव होती है ये दो चीज carry energy and momentum. एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी कैरी करती है. These waves carry energy and momentum. सो thus अगर एनर्जी भी कैरी करती है और मोमेंटम भी कैरी करती है तो इसका फायदा क्या होता है, अगर ये वेव आकर के किसी भी सरफेस पे इंपैक्ट करेगी, आकर के किसी भी सरफेस पे गिरेगी, तो जो वेव मोमेंटम कैरी करती है बेटा वो सरफेस पे आकर के गिरती है तो क्या जनरेट करती है, प्रेशर. क्या जनरेट करती है, प्रेशर. तो इसको लिख सकते हो, these waves carries energy and momentum, thus when these waves are made incident on any surface they exert pressure on it. अजीब बात है, सुनने में लग रहा है सर तरंगे प्रेशर कैसे जनरेट करेंगी, बट बेटा करती हैं. प्रेशर जनरेट होता है सरफेस पे. जो वेव्स एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती हैं उनमें प्रेशर जनरेट होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टिकल माने जाते हैं, फोटॉन्स बोले जाते हैं. कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है छोटे छोटे पार्टिकल एनर्जी के रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं. समझ गए ना. तो ये जो प्रेशर जनरेट होता है ये फोटॉन के टकराने से ही होता है. So these waves carry energy and momentum. Then so thus when these waves are made incident on a surface, they exert a pressure on it. Second point बात करते हैं, एनर्जी की बात कर लेते हैं. क्योंकि वेव्स में दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट. तो बेटा इसकी टोटल एनर्जी जो भी होती है उसका आधा पार्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में सेव होता है और आधा पार्ट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में सेव होता है. मतलब आप लिख सकते हो कि U टोटल इक्वल टू U इलेक्ट्रिक प्लस U मैग्नेटिक. U मैग्नेटिक को B से शो करते हैं अपन, U इलेक्ट्रिक प्लस U मैग्नेटिक. तो बेटा U इलेक्ट्रिक कितनी होती है, कल ही बताए थे मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में, हाफ एप्सिलॉन नॉट E RMS का स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्योंकि वेरिंग है, हाफ एप्सिलॉन नॉट रूट E RMS का स्क्वायर प्लस जब जब एप्सिलॉन ऊपर आता है तब तक B कहाँ जाता है, नीचे जाता है, म्यू नॉट. तो 1/2 B RMS का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट. ठीक है ना. एनर्जी ये होगी एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड. ओके, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट सेपरेट होते हैं, दोनों को ऐड कर दो तो ये आ गया टोटल एनर्जी U टोटल. मतलब दोनों एनर्जी, दोनों पार्ट में एनर्जी सेव रहती है. चलिए पढ़ते हैं इसको. सो दीज वेव ट्रांसफर एनर्जी थ्रू देम, ये वेव अपने द्वारा एनर्जी ट्रांसफर करती हैं. दिस एनर्जी इज कंटेन इन